हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनबी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। मैं हूं डॉक्टर आर.जे. यादव। इसलिए पिछले वीडियोज़ में मैंने 6 वीडियोज़ का बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम को 6 वीडियो जा चुका है। उन 6 वीडियो का आज मैं एक साथ समरी क्लास चलाऊँगा उसका। माउथ टू एनएस डाइजेशन को का आज मैं समरी क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ माउथ टू एनएस। जब भी कोई भोजन हम लेते हैं तो मुंह में डालते हैं। डालने की प्रक्रिया को हम इंजेक्शन कहते हैं। इससे पहले मैंने 5 चरणों की कंडीशन बताया था। मुंह में जब भोजन डाला जाता है तो मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन मतलब होता है भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। मुंह में हमारा मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है। मुंह में हमारा टीथ होती है जो भोजन को क्रश करके तोड़ मरोड़ करके छोटे छोटे पार्ट में करती है। और मुंह में ही मुंह को हम ओरल कैविटी या बैकल कैविटी के नाम से जानते हैं। मुंह में ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइव ग्लैंड को मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ किस पोजीशन पाई जाती है। ये देखिए आपका, ये है सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें से ये आपकी रही पैरोटिड ग्लैंड्स। सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है लार की। दूसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इस प्रकार से ये फिगर में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इन ग्रंथियों का काम क्या होता है? भोजन में सलाइवा को मिलाना। जब दांत से भोजन पूछा जाता है तो उसमें सलाइवा की मात्रा जो मिलती है, यहाँ मैं कुछ सिस्टम फोकस किया हूँ उसमें सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सलाइवा। क्या करती है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है सलाइवा को प्रोड्यूस करने में। विच प्ले ए क्रूशियल रोल इन डाइजेशन। इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है पाचन में। ओरल हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। मुंह के स्वास्थ्य के लिए भी इसके 3 पेयर पाए जाते हैं, जिसको मैंने अभी फोकस किया था। वो 3 पेयर में है। पहले पैरोटिड ग्लैंड 2 होती हैं, वो जितनी ग्लैंड है सब पेयर में है। पैरोटिड ग्लैंड भी पेयर में है, सब मैंडिबुलर भी पेयर में है और सब लिंगुअल भी पेयर में है। सब संख्या में 2-2 की संख्या में है। तो यहाँ मैं सलाइवरी ग्लैंड के विशेष सिस्टम बारे में दिखा रहा हूँ। पैरोटिड क्या होती है? ये लोकेटेड इन द चिक्स इन द फ्रंट ऑफ ईयर। ये कहाँ से होती है? चिक्स, गाल के पास और कान के पास में, यहाँ इसका लोकेशन होता है। पैरोटिड कहाँ होती है? लोकेटेड इन द चिक्स इन फ्रंट ऑफ ईयर। सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ होती है? लोकेटेड अंडर द जॉ बोन नियर द चिन। ठुड्डी के पास में जो जबड़े वाली बोन होती है उसके पास में क्या होता है? सबमैंडिबुलर बोन। और सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होती है? लोकेटेड अंडर द टंग। जीभ के नीचे क्या होती है हमारी? सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है। और दीज ग्लैंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सलाइवा। ये जो ग्रंथियां हैं विभिन्न तरीके का सलाइवा निकालती हैं। पहला है सलाइवा सिरोस सलाइवा। सिरोस सलाइवा का मुख्य काम ये कैसा होता है, किस नेचर का होता है? ये थिन पतला होता है, वाटरी होता है, पानी जैसा होता है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है। पहला कौन सा सलाइवा है? सिरोस सलाइवा होता है। सिरोस सलाइवा का काम क्या होता है? ये होता कैसा है? पतला होता है, पानी जैसा होता है। ये पाचन में सहायक होता है। ये जनरली पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है? पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड से क्या निकलता है? आपका पहले वाला जो सलाइवा है, इसको सीरस सलाइवा हम कहते हैं। इसका मुख्य भूमिका क्या करता है? भोजन को पचाने में हेल्प करता है। सेकेंड है म्यूकस सलाइवा। म्यूकस सलाइवा कैसा होता है नेचर का? थिक होता है, मोटा होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, लुब्रिकेंट जैसा होता है। और ये क्या करता है? प्रोटेक्शन काम करता है। म्यूकस
सलाइवा काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना, और सीरस सलाइवा क्या काम होता है भोजन को डाइजेशन करना। ये सिस्टम होगा आपका। ये आपका माउथ के जो ग्लैंड रही हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, इसके बारे में क्लियर हुआ। भोजन मुंह में ही टंग होता है। ये सारे काम क्या करते हैं, भोजन को बोलस फॉर्म में बनाते हैं। भोजन को कूट पीट करके लार को मिला करके बोलस फॉर्म में बनाते हैं। माउथ से सेकंड, हमारा माउथ से जो भोजन हमारा होता है वो एक पाइप के द्वारा स्टमक से जोड़ता है। उस पाइप को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ओइसोफेगस या ईसोफेगस दोनों ही कहा जाता है, इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। ओइसोफेगस भी है, कहीं कहीं इसमें ईसोफेगस भी कहते हैं। ओइसोफेगस और ईसोफेगस वो एक ही आप समझिएगा। ये है क्या, इट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक। एक मस्कुलर पाइप होती है। कैसी होती है, मस्कुलर पाइप होती है। मसल्स की बनी हुई एक पाइप होती है। मसल्स की बनी हुई पाइप होती है। इसका काम क्या होता है, भोजन को माउथ से स्टमक तक कैरी करना। भोजन को, ये आपका मैंने ईसोफेगस का ये अपर रीजन है, ये लोअर रीजन है। और अपर रीजन में एक स्फिंक्टर होता है ईसोफेगस में, जिसको हम क्या कहते हैं, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर स्फिंक्टर होता है, जिसे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। इन स्फिंक्टरों का भी बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि इसमें बीमारियां लगती हैं। वो बीमारी का हम डिस्क्रिप्शन अभी करेंगे, पहले आप समझें। ये पाइप का काम होता है, ओइसोफेगस का काम होता है माउथ के बोलस वाले फूड्स को मुंह से स्टमक तक पहुंचाना। ये मैं इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। कहाँ होता है ओइसोफेगस, चेस्ट कैविटी के पास होता है। बिहाइंड द ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे। एंड द फ्रंट ऑफ स्पाइनल, स्पाइन के सामने और ट्रैकिया के पीछे पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस पाइप कहाँ होती है, ये चेस्ट कैविटी में, ट्रैकिया के पीछे और स्पाइन के सामने पाया जाता है। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है ओइसोफेगस की, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ओइसोफेगस प्रोपेल्स फूड इनटू द स्टमक थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ओइसोफेगस क्या करता है, भोजन को ढकेलता है, भोजन को ले जाता है कहाँ, स्टमक तक। किस गति से ले जाता है, उस गति को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। जिस गति से भोजन को माउथ से वो स्टमक ले जाता है, उस गति को हम क्या बोलते हैं, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट द्वारा हो जाता है, भोजन को स्टमक ले जाता है। भोजन अगर डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए भोजन क्या करता है, क्रमानुकंचन, जिसमें हम हिंदी में क्रमानुकंचन कहते हैं, क्रमानुकंचन गति कहते हैं, उसको अंग्रेजी में हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इसी मोमेंट के द्वारा वो उसमें लग जाता है। तो देखो ओइसोफेगस में कुछ बीमारियां लगती हैं, जिसको हम क्या वो कौन कौन बीमारियां लगती हैं, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको। इसमें डिजीज होती है जिसको हम जर्ड कहते हैं। जर्ड का फुल फॉर्म है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। क्या नाम है इसका, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, जर्ड कहते हैं। अक्सर कुछ पेशेंट इसके शिकायत करते हैं, वो जर्ड के शिकार हैं। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में कभी कभी स्टमक का भोजन, स्टमक में जो पहुंच जाता है भोजन, वो हमारे ओइसोफेगस या माउथ में होकर आ जाता है। इस बीमारी को हम जर्ड कहते हैं। और कौन कौन बीमारी इसमें होती है, इसमें ओइसोफेजाइटिस होती है, ओइसोफेगस में सूजन हो जाता है। अचलासिया, स्लोइंग डिसऑर्डर। अचलासिया एक ऐसी बीमारी है जब ओइसोफेगस में पैरालिसिस हो जाती है,
ओसोफेगस में जब पैरोसिस हो जाती है उसमें हम एचलेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचलेसिया। तो उसमें हमारा लोअर स्फिंक्टर काम करना बंद कर देता है। जो लोअर स्फिंक्टर हम यहाँ दिखाए हैं, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये काम करना बंद करता है, जिससे क्या होता है? हार्टबर्न, पेन, अल्सर, ये सारी बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ये हम एचलेसिया हैं। और ओसोफेजियल कैंसर भी होता है। सिम्टम में क्या आता है? डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब भोजन को निगलने में दिक्कत, चेस्ट में पेन, हार्टबर्न, जलन, रिगार्जेशंस का मतलब होता है जब भोजन ओसोफेजियल पाइप में स्टमक के द्वारा आ जाता है, जिसमें एलियस नहीं काम करता है, वो भोजन क्या जाता है? इस स्फिंक्टर को पार करके ऊपर आ जाता है, उसी को हम कहते हैं रिगार्जेशन। ऊर्ध्व निक्षेप, भोजन को ऊपर फेंका जाना। डिफिकल्टी स्पीक, बोलने में दिक्कत, ये हमारा ओसोफेगस का कंडीशन है। ये हमारा ओसोफेगस को मैंने ऐसे क्लियर किया। ये रहा ओसोफेगस। अब ओसोफेगस ऊपर तो माउथ से जुड़ा होता है, नीचे किससे जुड़ा होता है? स्टमक से। मैं दूसरा फिगर आपको दिखा रहा हूँ, ओसोफेगस जो माउथ वाला सिस्टम है। ये रहा। नेक्स्ट फिगर हमारा रहा है स्टमक। इसको आप फिर बुक से देखें, ये ऊपर जो है ओसोफेगस वाली पाइप है, नीचे हमारा स्टमक आके जुड़ रहा है। ये रहा हमारा स्टमक। स्टमक का भी पार्ट देख लीजिए। ये ऊपर होता है फंडस रीजन। फंडस रीजन का विशेष रोल होता है पाचन में। फंडस रीजन से ही पेप्सिन, एमाइलेज और रेनिन एंजाइम्स सेक्रेट करती हैं और HCl का सेक्रेशन होता है। कहाँ होता है? फंडस रीजन में। इसलिए पिछले अध्याय में मैंने बाकायदे इसको किस सेल से होती सारा सिस्टम बताया है, उसको आप देखें। मैं यहाँ शार्ट में बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको समझें कि फंडस रीजन से क्या निकलता है? पेप्सिन, एमाइलेज और रेनिन, और एक और भी चीज़ निकलता है जिसको हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस भोजन में ओसोफेगस से आने वाले भोजन में यहीं कोलिब्रेट करता है, मिलता है। ये हमारा स्टमक जा रहा है। ऊपर वाले रीजन को फंडस, मध्य वाले रीजन को बॉडी, ये नीचे वाले ये वाले रीजन को हम पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। यह मैं स्टमक के बारे में थोड़ा दिखाऊंगा आपको क्या चीज़ है स्टमक। स्टमक इज ए वाइटल आर्गन। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण आर्गन है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन सिस्टम के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ये भोजन को तोड़ने में सहयोग करता है। कौन? स्टमक। स्टमक से एसिड, जो बोलस वाला फूड्स हमारे स्टमक में आता है, उस भोजन को HCl डालकर उसको और छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक जो है एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर लेफ्ट भाग में होता है। बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे। इट इज ए सैक लाइक आर्गन। यह एक सैक की तरीके का अंग होता है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई क्या होती है? 7 से 8 सेंटीमीटर। इट्स मेन फंक्शन क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज मैकेनिकल ब्रेक। अभी तो मैं माउथ में मैकेनिकल ब्रेक डाउन की बात किया था पिछले वीडियो में। तो मैकेनिकल ब्रेक डाउन मैंने कहा था जिसको कूट पीट करके भोजन को छोटे टुकड़े में बदलने की प्रक्रिया को हम मैकेनिकल ब्रेक डाउन कहते हैं। अब स्टमक में भी मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है। वो कैसे होता है? वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैकेनिकल ब्रेक डाउन आपको थ्रू मस्कुलर कंस्ट्रक्शन, मसल्स के कंस्ट्रक्शन से, सिकुड़ने फैलने से जो भोजन को टूटता है वो कैसा है? वो उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल ब्रेक डाउन।
केमिकल ब्रेकडाउन भी इसमें होता है। केमिकल ब्रेकडाउन क्या होता है? प्रोटीन्स एंड फैट्स थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ फूड फॉर डाइजेशन। ये क्या करती है? ये स्टमक में भोजन हमारा रुकता है 4 से 5 घंटे। उसमें क्या होता है? फंडस रीजन से उसके एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एचसीएल सिक्रीट करता है, और बॉडी वाले पोर्शन क्या होता है? उससे मांसपेशी संकुचन, फैलने और सिकुड़ने से भोजन छोटे होते हैं, और उसमें पेप्सिन, रेनिन, ये सब जो एंजाइम्स वो मिलते हैं और एचसीएल मिलता है। इसके बाद भोजन कहा जाता है? भोजन जाता है पाइलोरिक रीजन में। पाइलोरिक रीजन में गैस्ट्रिन हार्मोन का सेक्रेशन, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, गैस्ट्रिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है और गैस्ट्रिन हार्मोन उसको आगे ले जाती है। तो हमारा स्टमक वाली प्रक्रिया खत्म हुई। हम आ रहे हैं अब ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। मैंने पिछले वीडियो में से बताया भी था। मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांट कर दिखाया था। ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम, ये 3 भागों में मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का जिक्र किया था पिछले वीडियो में। यहाँ पर भी वही सिस्टम होता है। जैसे ही भोजन ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम के एक और काम होता है। स्टमक का काम पूरा होने के बाद भोजन जो है वो एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम भोजन को हम एसिडिक मीडियम भोजन कहाँ आता है? हमारे स्टमक में। मैं दिखा रहा हूँ एक कनेक्टिविटी स्टमक और उसकी। नेक्स्ट कनेक्टिविटी मैं दिखा रहा हूँ स्टमक से ड्यूडेनम का। ये आपका ड्यूडेनम रहा, इसको फोकस करिए। ये आपका स्टमक है, ये आपका ड्यूडेनम रहा। ड्यूडेनम सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर है ना। जब भोजन हमारा स्टमक से ड्यूडेनम में आता है तो भोजन किस नेचर का होता है? एसिडिक मीडियम होता है। कैसा होता है? एसिडिक मीडियम। और जैसे ही ड्यूडेनम में आता है भोजन इस पाइलोरिक रीजन से होते हुए गुजरता है। तो पाइलोरिक रीजन में क्या होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन्स होता है। वो गैस्ट्रिन हार्मोन्स क्या करता है? पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। वो गैस्ट्रिन हार्मोन्स क्या करता है? पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करके पैंक्रियाटिक जूस निकलवाता है। क्या करता है? पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करके पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। जैसे भोजन स्टमक से हमारे ड्यूडेनम में आता है तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस दोनों आकर के एक साथ मिलते हैं। बाइल जूस क्या करता है? भोजन को एसिडिक मीडियम से बेस मीडियम बना देता है, क्षारीय बनाता है, भोजन को न्यूट्रल करता है एक हिसाब से यहाँ पे आकर के। और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, एक प्रकार से जो ड्यूडेनम हमारा क्या है? एक मिक्स पार्ट है। जैसे कोई बर्तन में हम कोई सामान मिक्स करते हैं, सेम वही काम क्या करता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या करता है? भोजन में बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस को मिक्स करता है और कुछ चीज़ें क्या करती है? जो एब्जॉर्ब, जो डाइजेशन सिस्टम हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करती है। बाकी की प्रक्रिया के लिए वो ड्यूडेनम जियोजेनम को आगे करती है, जियोजेनम के लिए भेजती है। मैं जियोजेनम को भी यहाँ फोकस कर रहा हूँ। ये ड्यूडेनम में कुछ चीज़ें यहाँ दिखाया हूँ जो विशेष है, मैं इसमें लिखा हूँ, कुछ छूट ना जाए आपको। ये रहा ड्यूडेनम की परिभाषा सहित। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहा है? पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कनेक्टिंग द स्टमक टू द जियोजेनम। जियोजेनम से जोड़ता है स्टमक को। इट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी बिलो द स्टमक। यह स्टमक के नीचे पाया जाता है एंड एबव द जियोजेनम। जियोजेनम तक ये फैला होता है। ड्यूडेनम कहा था? जियोजेनम तक फैला होता है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये लमसम 25 से 30 सेंटीमीटर क्या होती है? ड्यूडेनम होती है, लंबी होती है। इट्स मेन फंक्शन इज क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का डाइजेशन करना फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से आए हुए भोजन का डाइजेशन करना। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स स्पेशली आयरन एंड कैल्शियम। ये क्या करता है? इसका ज़्यादा से ज़्यादा विशेषकर ये एब्जॉर्ब करता है आयरन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारे कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। मुख्यतः ये आयरन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में करती है।
रिसीव्ड बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज। मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या करती है, रिसीव करती है बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। कहाँ से? लीवर और पैंक्रियाज से। इट इज सी शेप्ड कर्व से डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन है? सुपीरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजेंटल एंड असेंडिंग। ये 4 पार्ट में ये बटा होता है। कौन सा? डियोडिनम। क्या हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करता है? हमारे पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? इंसुलिन का भी पैंक्रियाज में हमारे इंसुलिन का भी निर्माण होता है। वो भी हमारे पैंक्रियाटिक जूस के साथ आकर के भोजन मिलता है। तो इस प्रकार वो क्या करता है? बॉडी में शुगर को मेंटेन करता है। तो हम एक हिसाब से कहेंगे ड्यूडेनम सहयोगी है ना। उसको ड्यूडेनम किससे सहयोगी है? इंसुलिन को लाने और भोजन में मिलाने में सहयोगी है, ताकि उससे हमारा शुगर मेंटेन हो सके। प्ले ए रोल ऑफ इम्यून फंक्शन। इम्यूनिटी फंक्शन में भी डियोडेनम का रोल होता है। अब हमने माउथ दिखाया, ओइसोफेगस दिखाया, स्टमक दिखाया, और स्टमक के बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग की डियोडेनम से। डियोडेनम बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसको आप विशेष तौर पर देखिएगा, उस पार्ट में देखिएगा। इस पार्ट में मैंने एक हल्का झलक उसका दिखाया, उससे बता दिया है कि रोल क्या होता है। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का सेक्रेशन मतलब हमारे डियोडेनम में ही आके मिलता है, वहीं से हमारे भोजन में सेक्रेशन करता है। उसके आगे हमारा चलता है जियोजेनम। डियोडेनम के आगे हमारा क्या है? ये रहा आपका जियोजेनम। मैंने छोटे छोटे पार्ट में इस फिगर को बनाया है ताकि आपको आसानी हो समझने में, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड फिगर से आपको समझ में नहीं आता। डियोडेनम के बाद क्या होता है? ये डियोडेनम यहीं खत्म होता है, यहीं से हमारा क्या होता है? जियोजेनम शुरू होता है। जियोजेनम कहाँ चलता है? इलियम तक। जियोजेनम में क्या होता है? डियोडेनम के बाद जो है हमारा स्टार्ट होता है जियोजेनम। जियोजेनम क्या करता है? जियोजेनम में माइक्रोविलाई पाई जाती है। वैसे माइक्रोविलाई आपके डियोडेनम से ही पाई जाती है। ये क्या करती है? भोजन को डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। किस में करती है? एब्जॉर्प्शन में। जो हमारा जो बॉडी है वो फैट को डायरेक्ट नहीं लेता है, वो फैटी एसिड में लेता है। जब फैट टूटते हुए फैटी एसिड में आता है तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारे इलियम होता है। और प्रोटीन को भी हम एमिनो एसिड के फॉर्म में लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट हम किस में लेते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये तीनों ही हमारी आंतें पहचानती हैं। इन्हीं को माइक्रोविलाई के द्वारा सक्शन कर लेती हैं, और सक्शन करके कहाँ पहुँचाती है? हमारे ब्लड में। ब्लड से हमारे पूरे बॉडी में दौड़ता है। तो हमारा, मैंने डियोडेनम का जिक्र किया, जियोजेनम किया। जियोजेनम का भी काम होता है। इलियम। इलियम क्या है? इलियम छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है। ये सबसे लास्ट वाला हिस्सा क्या होता है? इलियम होता है। इसको आप देखें फिगर में, लास्ट वाला हिस्सा। ये क्या करता है? ये जियोजेनम को लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट कराता है। इसका रोल क्या है? ये एलियम होती है। ये लास्ट वाली पॉइंट जो एलियम होती है, ये इलियोसिकल जंक्शन से देखिए जुड़ा भी है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में आकर जुड़ती है। इस फंक्शन का विशेष रोल है भाई। इसमें यहीं पे अपेंडिक्स भी पाई जाती है, जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से कनेक्ट होती है। इसको हम इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियोसिकल जंक्शन। इस इलियोसिकल जंक्शन के ही पास में हमारा अपेंडिक्स होता है। कभी कभी अपेंडिक्स में सूजन आता है, अपेंडिसाइटिस हो जाती है, तो उसको सर्जन जब ऑपरेट करता है तो इसी अपेंडिक्स को निकालता है। तो वहाँ खोजता है इलियोसिकल जंक्शन, खोजता है उस स्थान पर चीज़ा लगाता है और वहाँ से अपेंडिक्स को निकालता है। तो एक प्रकार से हमारा छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन का मैं तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिया, डियोडेनम, जियोजेनम और इलियम। इलियम भी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इस प्रकार से भोजन की एब्जॉर्प्शन की सारी प्रक्रियाएं, भोजन की एब्जॉर्प्शन की, मिनरल की एब्जॉर्प्शन की जितनी प्रक्रियाएं थी वो हमारी छोटी आंतों में कंप्लीट हो जाती है।
छोटी आंत में ही हम अपना सिस्टम कंप्लीट करते हैं। एक बार मैं एक बड़े फिगर सिस्टम में दिखा रहा हूँ आपको। ये सिस्टम रहा, ये रहा सिस्टम आपका। अब देखिए मैंने माउस से उठाया था, जिसमें से मैं वहाँ के सलाइवरी ग्लैंड का जिक्र किया था। सलाइवरी ग्लैंड है भी यहाँ पे, और इस जिक्र को मैं माउथ कैविटी के बाद मैंने ओइसोफेगस की जिक्र किया था। ये रहा आपका ओइसोफेगस रहा। यहाँ एक चार्ट फिगर दिखाया है। ओइसोफेगस के बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है? स्टमक। ये रहा हमारा स्टमक। स्टमक से हमारा क्या शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम के बाद हमारा क्या शुरू होता है? जीवोजेनम। और लास्ट हमारा इलियम शुरू होता है। इलियम हमको कहाँ जोड़ता है? बड़ी आंत से। इलियम कहाँ जोड़ता है? बड़ी आंत से। तो ये हमारा डाइजेशन सिस्टम का स्टार्टिंग से लेकर माउथ टू एनस का सिस्टम मैंने स्टार्ट किया हूँ। कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ? लार्ज इंटेस्टाइन तक। अब भोजन, न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी चीज़ें होती हैं उनका डाइजेशन मैक्सिमम क्या होता है? हमारी छोटी आंतों में कंप्लीट हो जाती है, ड्यूडेनम, जीवोजेनम, इलियम मिला करके। अब भोजन में जो होता है वाटर की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है। पानी की मात्रा ऊपर जाती है, ठीक है। पानी की मात्रा, जो पानी की मात्रा होती है कहाँ एब्जॉर्ब होती हो? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वो पानी युक्त जो एब्जॉर्बिंग जनरली सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया कि और पानी की मात्रा बचा हुआ, ये हमारी बड़ी आंत में कनेक्ट होती है। बड़ी आंत का ये हमारा पोर्शन असेंडिंग आर्डर है, जो ऊपर चढ़ता है असेंडिंग आर्डर है। ये हमारा ट्रांसवर्स आर्डर है, और ये हमारा डिसेंडिंग आर्डर है। डिसेंडिंग आर्डर के बाद हमारा क्या है? डिसेंडिंग आर्डर से होते हुए ये एनस का मार्ग होता है। तो भोजन का प्रक्रिया क्या होता है? माउथ से एनस तक आहिस्ता आहिस्ता इसमें सिस्टम स्टार्ट हुआ है, और मैंने लास्ट एनस तक आपको दिखाया है। ये आपको मैं छोटे फिगर में भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, विशेष कर दो, आप देखें इस फिगर में, देखें आप, यहीं इलियोसिकल जंक्शन होता है, यहीं हमारा असेंडिंग कॉलन है। क्या है? असेंडिंग कॉलन। वाटर की मैक्सिमम मात्रा इन बड़ी आंत द्वारा ही एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये हमारा रहा ट्रांसवर्स कॉलन, ये हमारा डिसेंडिंग, और ये जो कॉलन है ये है मेरा हम लोगों का सिग्मॉइड कॉलन। क्या है? सिग्मॉइड कॉलन। मैक्सिमम पानी का एब्जॉर्प्शन इन सिस्टम में हो जाता है। लास्ट में हमारा क्या आता है? रेक्टम एरिया। इसमें मल आकर, फीकल मैटर या मल आकर इकट्ठा होता है, लास्ट में एनस से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार मैं आपको माउथ टू एनस डाइजेशन को समझा चुका हूँ। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई सिस्टम रहेगा, आप उससे बताइएगा। हाँ, अभी मैं फिजियोलॉजी का सिस्टम बताऊँगा तो और डिटेल से उसे बताऊँगा। एक एक पार्ट को अब स्टार्ट करूँगा। मैं एक स्टार्टिंग कर दिया था माउथ टू एनस का सिस्टम। अभी आपको हम पैंक्रियाज, लीवर, इन ऑर्गनों को अलग से भी पढ़ाएंगे डिटेल से। हाँ, छोटे छोटे वीडियो के डिस्क्रिप्शन हम भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू, इट्स ओके।